नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। 3 दिन के भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पीएम मोदी के साथ मुंबई में हुई द्विपक्षीय बातचीत। भारत फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील पर लगेगी मुहर। भारत को मिलेंगे 114 राफेल जेट। फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर बीईएल बनाएगी हैमर मिसाइल। दूसरी डिफेंस कंपनियों के लिए भी बढ़ेंगे कारोबार के मौके। अगले 10 साल के लिए बढ़ सकता है फ्रांस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेंगलुरु में फ्रांस के साथ एनुअल डिफेंस डायलॉग में होंगे बड़े ऐलान। बांग्लादेश में नया दौर शुरू। तारिक रहमान ने ली पीएम पद की शपथ। पहली बार खुले आसमान में शपथ ग्रहण समारोह। भारत से स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। एआई इम्पैक्ट समिट के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा भारत। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई उम्मीद। कहा, रिस्पॉन्सिबल एआई पर आएगा फ्रेमवर्क। भारत के सभी एआई मॉडल बनकर तैयार। सभी बेंचमार्क पर खरे उतरेंगे। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ किया स्ट्रेटेजिक करार। टेलीकॉम से लेकर आईटी के लिए डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस। इन्वेस्टर एआई समिट में इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन निलेकणी बोले, एआई में नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी गैप, सेक्टर में है बड़े मौके। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तर से अच्छी रिकवरी। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 600 पॉइंट चढ़कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बढ़त पर क्लोजिंग। जल्द बढ़ सकते हैं कारों के दाम। मेटल्स की कीमतें बढ़ने से कार कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव। डीलर्स के मुताबिक 2 से 4% तक बढ़ सकते हैं कारों के दाम। जमकर हो रहा है कैश में लेन देन। नकदी का सर्कुलेशन रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों पर टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती बनी बड़ी वजह। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, भारत और फ्रांस की मजबूत दोस्ती के लिए आज काफी अहम दिन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिन के भारत दौरे पर है और वो मुंबई में है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। मैक्रोन के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील होने की उम्मीद है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए, भारत और फ्रांस के बीच आज पावरफुल डील होने की उम्मीद है, क्या डिटेल्स है इस पर आपके पास? सबसे महत्वपूर्ण जो एमओयू साइन होना, जो डील साइन होना, उसमें आपको डिफेंस सेक्टर को लेकर के है। ये अब तक का सबसे बड़ा डील माना जा रहा है रक्षा डिफेंस सेक्टर के लिहाज से कहें तो। दोनों देशों के बीच में 3.25 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस डील होने की संभावना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा, भारत को फ्रांस की तरफ से 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें से 24 राफेल जो होंगे वो सुपर राफेल फाइटर जेट होंगे। और नई डील में ज़्यादातर जेट जो है F4 वर्जन के होंगे, यानी सबसे एडवांस वर्जन के होंगे। अब तक भारतीय वायुसेना में F3 वर्जन के होते हैं। ये जो F4 जेट होंगे, इसके डिलीवरी की शुरुआत 2028-29 से शुरू होगी और 2030 के बाद मिलने वाला जेट F5 यानी सुपर राफेल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 114 राफेल की डील होने जा रही है, उसमें से 96 राफेल फाइटर जेट भारत में बनेंगे। जो बाकी का 18 हैं वो तो शुरू में फ्रांस से जैसे बने बनाए स्थिति में यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो है 96 राफेल फाइटर जो है वो भारत में बनेंगे। उसमें 60% से ज़्यादा जो कंपोनेंट लगेंगे वो स्वदेशी कंपोनेंट होंगे। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, जो राफेल जेट का निर्माण है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आगे चलकर बेंगलुरु में भी एक इवेंट होना है जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही लक्ष्मण जी, फ्रांस के साथ राफेल के अलावा और कौन से दूसरे मोर्चे पर बड़े करार होने वाले हैं?
एक महत्वपूर्ण इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग होने जा रहा है। वो डायलॉग बेंगलुरु में हो रहा है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। यहाँ पर खासतौर से भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BEL और फ्रांस की सेफ्रॉन जो कंपनी है उसके बीच हैमर मिसाइल बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर का ऐलान हो सकता है। ज्वाइंट वेंचर BEL और फ्रांस की सेफ्रॉन दोनों कंपनियां 50-50 के ज्वाइंट वेंचर बनाएंगी और इसके जरिए यहाँ पे हैमर मिसाइल जो दरअसल राफेल में लगता है वहाँ के लिए उसको बनाया जाएगा और ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी। और इसमें जो है ये बता दूं कि इसकी सबसे खास बात यह है कि जितने भी राफेल होंगे उसमें ये हैमर मिसाइल लगाया जाएगा। नेवी को अभी 26 राफेल के सौदे हुए थे, तय हुआ था नेवी को दिए जाएंगे, उसमें भी हैमर मिसाइल लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है भारत और फ्रांस के बीच में, उस डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को अगले 10 साल तक के लिए और जारी रखने का फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ BEL और सेफ्रॉन ही नहीं, बाकी दूसरी कंपनियों के साथ फ्रांस के रक्षा संबंधी क्षेत्र में ज़्यादा व्यापक सहयोग होगा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो डिफेंस सेक्टर में उसमें ज़्यादा व्यापक सहयोग होगा आने वाले दिनों में, इसलिए इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए, तो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी कुछ है इस डील में। लक्ष्मण जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आएंगे आपके पास। अब बात इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की करेंगे। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि AI इम्पैक्ट समिट के बाद भारत जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा। AI समिट के किस तरह का फायदा होगा, इस पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। एक बड़ा ही सक्सेसफुल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है इससे निकल करके आएगा? पॉपुलेशन स्केल पे सॉल्यूशंस AI के माध्यम से हो सके, वो उद्देश्य। और सॉवरेन AI हम देख सकते हैं आता हुआ आज ही हमारे मॉडल सॉवरेन AI के जो मॉडल्स अभी तक बने हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले में भी है, वो ग्लोबली टेस्ट किए गए और ग्लोबल बेंचमार्क्स पे खरे उतरे। और रिस्पॉन्सिबल AI और फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये इस पे हम कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं विश्व भर में। और जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलेगी हमको। बन रहा है। तो कंसेंसस आपको लगता है सब में बन जाएगा? बिल्कुल बन रहा है। भारत को विश्व भर में ट्रस्ट किया जाता है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ट्रस्टेड AI पार्टनर की तरह विश्व भर में स्थापित किया है, ये उसका परिणाम है। साथ ही रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने AI समिट को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि AI 1 अरब भारतीयों के सशक्त बनाएगा। हम बहुत खुश है कि इस बार की AI समिट इंडिया में हो रही है। अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नीचे इंडिया का सौभाग्य दिखाई देगा कि AI will be inclusive for all Indians and will power 1 billion Indians. It makes a big difference to every single Indian that ये PM का initiative has been taken up by himself personally, and this will always give the motivation for us to develop solutions that benefit all of India. If this vision comes together, it will take India to the next level of nation and realize our dreams of being a $1 trillion economy. अब आपको बता दें, भारत मंडपम में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में विप्रो ने हेल्थ AI को शोकेश किया है। ये AI मरीज के किसी भी अंग में बीमारी को ढूंढ निकालता है और डॉक्टर को मर्ज का इलाज शुरू करने में मदद करता है। देखिए दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ AI इम्पैक्ट समिट में और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से हेल्थ के क्षेत्र में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है और खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना मुश्किल होता है, वहाँ पर किस तरह के सॉल्यूशन काम कर सकते हैं, ये अब मैं सीधा आपको दिखाऊंगी। विप्रो ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है, ये आप देख सकते हैं, इसको AI हेल्थ का नाम दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि यहाँ पर जो पेशेंट है और ये रोबोटिक आर्म है जो कि डायग्नोज कर रही है, ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जो सॉल्यूशन विप्रो की तरफ से तैयार किया गया है उसकी मदद से यहाँ पर डायग्नोज किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे जो रोबोटिक आर्म है ये पेट में क्या कोई समस्या है इसको यहाँ पर डायग्नोज कर रही है। AI की मदद से पूरा डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एज नाम का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन सेव किया जा रहा है और इसी जो
डायग्नोज करके जिस भी तरह के इनपुट्स मिलेंगे आगे वो डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाएंगे ताकि वो पता लगा सके कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। यह का सबसे बड़ा चैलेंज है डायग्नोसिस के लिए। मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर लोग बहुत कम है, पेशेंट लोग के लिए फॉर देयर सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डॉक्टर लोग कम है तो। सो व्हाट दिस सोल्यूशन डज इज रिमोट पार्ट है, जो भी दुनिया का रिमोट पार्ट है, उधर ये सोल्यूशन के साथ आप डायग्नोज कर सकता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल इधर हम लोग दिखा रहे हैं एब्डोमिनल स्कैन के बारे में, वो करके हमारा सेंट्रल ब्रेन जो है वो जो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है इसमें हमें क्या कुछ शो हो रहा है पता है? अभी ये स्क्रीन में आप लोग देख सकता है पूरा जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन है वो इधर आता है। हम लोग इसको मल्टी मॉडल बोलता है, जिसमें हर तरफ की चीज जो सेंसर से आता है उसको कंबाइन करके हम लोग डायग्नोज करता है क्या डिसीज है। क्या आपने किसी रोबोट को डिस्को डांस करते हुए देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एआई इंपैक्ट समिट का वायरल डांसर रोबोट जिसने अपने ठुमकों से लोगों के दिल जीते हैं। एआई इंपैक्ट समिट में अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ डांसिंग रोबो जो सबको बेहद पसंद आ रहा है। आप देख सकते हैं किसी बॉलीवुड स्टार की तरह ये यहाँ पर ठुमके लगा रहा है, डांस स्टेप कर रहा है। काफी अट्रैक्टिव ये पॉइंट है, खासतौर पर वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं एआई किस तरह से कमाल कर सकता है उसे अपनी आंखों से देखने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एयरटेल एरिना के बाहर लोगों की काफी यहाँ पर एक्साइटमेंट साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब मैं पूरा राउंड लगा रही थी तो इस कॉर्नर पर काफी ज्यादा लोग हैं जो देखकर हैरत में है कि किस तरह से एक रोबो किसी भी डांसिंग स्टार्स की तरह डांस कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका वेलकम करता है, हाथ ऊपर वेव करता है, नमस्ते करता है, फ्लाइंग किस करता है। तो ये सब वो लोग जो एआई इंपैक्ट समिट में आ रहे हैं उनका स्वागत यहाँ पर कर रहा है ये डांसिंग रोबो। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रमुख कार कंपनियां अगले कुछ सप्ताह में कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। जी हां, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने इस साल अब तक सालाना कीमत बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है, लेकिन डीलरशिप से मिल रहे संकेतों के मुताबिक मेटल्स और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव जल्द ही कंपनियों को कीमत बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, तो जो डीलरशिप से हमारी बात हो रही है काफ़ी जल्दी 2 से 3 सप्ताह के अंदर ये तमाम कंपनियां हैं वो जो है एक एक करके प्राइस इंक्रीज़ की घोषणा कर सकती है। जो पिछला प्राइस इंक्रीज़ हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2025 में और उसके बाद से कंपनियों ने अब तक जो इंक्रीज़ है वो नहीं किया है। आमतौर पे जनवरी में एक इंक्रीज़ होता है, सालाना बढ़ोतरी करती हैं कंपनियाँ, लेकिन इस बार कंपनियों ने इसे होल्ड किया हुआ है अभी तक। और इसके पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि जो जीएसटी का 2.0 के बाद से जो मोमेंटम बना हुआ था वो उसे बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में मेटल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, प्लैटिनम में, जो प्रेशियस मेटल है उसमें, और अब कंपनियों के मार्जिन पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। और इसलिए जो हमारी डीलरशिप से बात हुई है, अलग अलग डीलरशिप्स को जो संकेत दिए हैं कंपनियों ने, उनके मुताबिक अगले 2-3 सप्ताह के अंदर, मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कंपनियां घोषणा कर सकती हैं कीमतों में बढ़ोतरी की। कितनी कीमतें बढ़ेंगी? तो 2 से 4% के बीच कीमतें बढ़ सकती हैं, इस बात की संभावना। इस बारे में हमने जो तमाम कंपनियां हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा। तो जो सबने ये माना कि प्रेशर तो बढ़ रहा है, हालांकि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी कि इस डेट से हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे टाटा मोटर्स का कहना था कि जो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं उसका प्रेशर बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी का कहना था कि वो नज़र बनाए रखे हैं और प्राइजेस को रिव्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर जो तमाम कंपनियां हैं वो इसकी घोषणा कर देंगी और इस बात की संभावना है कि अप्रैल से शायद ये लागू भी हो जाए। चलिए तो अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। आज के बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तर से अच्छी रिकवरी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी रही है, तो वही बैंक निफ्टी नीचे से करीब 600 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, पूरी डिटेल बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आप देखें तो मार्केट में इंडेक्स लेवल पर तो हलचल नहीं थी, लेकिन ढेर सारे सेक्टर थे जहां पर आपको बड़ा मूव नजर आया। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट की एक तस्वीर देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, काफी बढ़िया एक्शन। बैंक निफ्टी में भी तेजी रही।
ओवरऑल निफ्टी में भी देखें तो 40 अंकों की बढ़ा, तो सेंसेक्स में भी ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स को समझते हैं जहां पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। ये तो इंडेक्स की तस्वीर है। निफ्टी में बढ़ने वाले स्टॉक्स में एक तो आईटी ने आज कमाल कर दिया, एंथ्रोपिक के साथ इन्फी की डील है, बीएल है, आईटीसी क्योंकि सिगरेट की कीमतें बढ़ने की जो खबर आई इसके बाद हमने देखा कि सभी स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, और अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर भी एक मूव देखने को मिला। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। मेटल के लिए आज थोड़ा सा फीका दिन था और इंटरनल खबरों के बीच ट्रेंड में लगातार गिरावट, और हिंडाल्को अगेन एक मेटल स्टॉक है जहां पर इनक्रेड की तरफ से एक डाउनग्रेड आया, इसका असर हमने देखा। वहीं बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट्स की, तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से एक्शन जबरदस्त था और आईटी पर सबसे ज्यादा नजरें रही क्योंकि एंथ्रोपिक के साथ इन्फी की डील और आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा बीटन डाउन है, तो सभी स्टॉक्स में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। वहीं बात करें ऐसे सेक्टर की जहां पर थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी निराशा आपको देखने को मिली है, तो आप मेटल स्पेस को देख सकते हैं जहां पर नाल्को, जेएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर गिरावट के साथ बंद हुए। तो आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी रही है। दरअसल इन्फोसिस ने आज एआई सॉल्यूशंस के लिए एंथ्रोपिक के साथ करार का ऐलान किया। एडवांस एआई सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए दोनों कंपनियों ने करार किया है। इन्फोसिस बोर्ड के चेयरमैन नंदन निलेकनी ने कहा कि एआई में पहले से कई ज्यादा बड़े मौके मौजूद है। There is no opportunity gap. If anything, the opportunity is bigger than ever before. So don't get distracted by that. You should still ask the question, what is the firm doing to take advantage of this? What is the firm doing to transform its talent for this new world? What is the firm doing to design the services and products for this new world? What are they doing to tell the customer in a way that it resonates? What are they doing to make sure that the front-end conversations with clients are done properly? These are all the issues, and I'm sure everybody will not execute the same way. So there is an execution risk in doing that. So it is not an opportunity risk, it's an execution risk. के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बांग्लादेश में तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ली। बांग्लादेश में नए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली है। ये बांग्लादेश में करीब 2 दशक बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सत्ता में वापसी है। आपको बता दें, शपथ समारोह में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में पहली बार खुले आसमान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्पीकर ओम बिरला वहां पहुंचे थे। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटों के साथ 2/3 बहुमत हासिल किया था, जबकि जमाते इस्लामी को 77 सीटें मिली थी। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश में नया दौर, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। आपके कपड़ों पर जो सजावट होती है उसका पूरा काम एम्ब्रॉयडरी सेक्टर करता है, लेकिन फिलहाल ये उद्योग मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये रिपोर्ट। आप जो भी डिजाइनर कपड़े पहनते हैं उस पर कढ़ाई का काम होता है। ये काम होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संचालित आधुनिक मशीन की मदद से। मशीन विदेश से आयात होती है। पहले इन मशीनों पर 25% सब्सिडी मिलती थी और बैंक से कम ब्याज पर लोन भी मिलता था, जो अब बंद है। ऐसा अहमदाबाद एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का कहना है। नई मशीनें इंपोर्ट करते थे बाहर से, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सब्सिडी दे रही थी वो अभी फिलहाल बंद है। तो सरकार से पहले विनती है कि हमें जो सब्सिडी जो उन्होंने बंद की है वो फिर से लागू करें। इससे चालू करेंगे तो हमारा बिजनेस है वो ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा हम रोजगार दे पाएंगे सबको। अकेले गुजरात में 5 लाख एम्ब्रॉयडरी मशीन और उतने ही कारीगर हैं। देश में ये आंकड़ा 3 गुना है। आधुनिक मशीन न होने से विश्व व्यापार में हम स्पर्धा नहीं कर सकते। ऊपर से अमेरिका ने बांग्लादेश का 0 ड्यूटी कपड़ा लेना शुरू कर दिया, तब दिक्कत और बढ़ेगी। इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये वाली लाइन पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने 12,000 से स्टार्ट किया था, आज मेरा 24,000 पगार है।
पर 24,000 से बढ़े, इसके लिए मुझे नई मशीन पे जाना पड़ेगा और नई मशीन ना होने पर यहाँ पे पुराना मशीन है तो मेरा सैलरी 24,000 से स्टॉप हो गया है। गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कम पढ़े लिखे लोग मशीन अच्छी तरह चला लेते हैं। अभी पूरा उद्योग नई टेक्नोलॉजी चाहता है। टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर एम्ब्रॉयडरी को पहले मिलने वाली सहाय मिलने लगे तो न केवल इस सेक्टर का ग्रोथ होगा लेकिन हजारों नई नौकरी भी पैदा हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंक फूड के पैकेट पर साफ साफ वार्निंग लिखी होनी चाहिए। क्या FSSAI इस नियम बनाएगा? आखिर क्यों जरूरी है यह नियम? इसी पर करेंगे चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।